बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्लोबलाइजेशन का। ये टॉपिक हमारे एसए में भी इस्तेमाल होता है, सीएसएस के और पीएमएस के, और इसी के साथ साथ करंट अफेयर का भी एक टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म। कि आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करें कि ग्लोबलाइजेशन में और नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है, और अगर ऑल अराउंड द ग्लोब हम बात करें या हम पूरी दुनिया में बात करें तो कौन सा सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा फेवरेबल है, कंपैटिबल है एज़ कंपेयर टू अदर, कि हम कौन से सिस्टम को इस पूरी दुनिया में नाफिज कर सकते हैं, नेशनलिज्म को या फिर ग्लोबलाइजेशन को। याद रहे ये बात कि जो पावर्स रही हैं, जो मेजर पावर्स रही हैं जिनको हम नॉर्थ कंट्रीज़ कहते हैं, इन नॉर्थ कंट्रीज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि वो अपना नेशनलिज्म को ज़्यादा जो है ना वो प्रमोट करें और ज़्यादा ग्रूम करें एज़ कंपेयर टू ग्लोबलाइजेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने भी है कि बारहा यूएस के प्रेसिडेंट्स ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो है अमेरिका। बाकी जितनी भी स्टेट्स आती हैं, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ आते हैं, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो सकते हैं या थर्ड प्रायोरिटी हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा नेशनलिज्म है। अमेरिका फर्स्ट का आपने नारा सुना होगा, स्लोगन रेज करते हैं वो, और इसी के साथ साथ जो है ना अमेरिका ग्रेट अगेन का ये जो स्लोगन है ये भी रेज़ किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये जो सुपर पावर्स हैं, ये कहती हैं या फिर जो P5 हैं, वो हमेशा से जो नेशनलिज्म है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मेनली चीज़ हमारा चूँकि कंसर्न है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है वो है ग्लोबलाइजेशन का। अभी हम फ़िलहाल उसी टॉपिक पे ही रहते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। जी फ्रेंड्स, मेनली ग्लोबलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फ्री फ्लो होता है। उसके अंदर किसी तरह के भी कोई टैरिफ्स नहीं होते, कोई पाबंदियां नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेट्स सपोज फ्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकता है, इनोवेशन भी हो सकता है, क्रिएशन भी हो सकता है। किसी तरह की भी कोई चीज़ जो किसी भी बाउंड्री को के अंदर बाउंड ना हो या उसकी उसकी पाबंद ना हो, अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करके चली जाती है बगैर किसी टैरिफ के, बगैर किसी पाबंदी के, तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन है। इसी तरह से हमारे पास जो एक टर्म इस्तेमाल होती है ग्लोबल विलेज के नाम से, जिसको मैकलूहन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था करंट अफेयर की हिस्ट्री में। उन्होंने कहा था, करंट अफेयर के सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि ग्लोबल विलेज है पूरी की पूरी दुनिया, इसको सबका सबके साथ कांटेक्ट होना चाहिए, सबको सभी के साथ जुड़ना चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसर्न करते हैं कि हमारी कौम को सबसे आगे बढ़ना चाहिए, हमारे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इससे थोड़ी सी ब्रॉड मेंटालिटी को सामने लेके आएँ, हम कहें कि हम सबको वी सक्सेस का अगर हम स्लोगन रेज़ करें, या हम इस तरह की आइडियालॉजी को जो है वो प्रमोट करना है कि हम सभी ने बढ़ना है, पूरी दुनिया ने आगे बढ़ना है, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले दो क्रिटिक्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा, उनकी आइडियालॉजीज़ को देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। एक तो हाइपर ग्लोबलिस्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, और दूसरे हैं न्यू लिबरल्स। ये दो ऐसे क्रिटिक्स हैं, इनके व्यूज़ हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। जो हाइपर ग्लोबलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए, इवन के वो फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के दरमियान में, और यहाँ तक के फ्री ट्रेड होना चाहिए कि उस स्टेट की, अगर किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी डिक्लाइन करती है, सॉवरेनिटी कम पड़ जाती है तो पढ़ने दीजिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए। वो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट्स हैं या जो न्यू लिबरल्स हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। हम ये इंटरनेशनलिज्म जो है कि हमें इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करना है, हमें सिर्फ अपनी कौम का जिंगुइज्म का नारा नहीं लगाना, हमने पेट्रियाटिज्म का नारा नहीं लगाना, बल्कि हमने ऑल अराउंड द ग्लोब का नारा लगाना है। जैसे इसकी एग्जांपल आपके सामने है कि जब इंग्लैंड का, जिसको हम ये रिसेंटली ब्रेक्सिट हुआ है,
इससे पहले इंग्लैंड जो है ना यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर हुआ करता था। तो उसमें उसमें वो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है उसको उसने प्रमोट किया, जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स आए, जिसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस आए, डिफरेंट इन्वेंशंस आई, लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया विद द अमलगमेशन ऑफ द डिफरेंट नेशंस। तो उससे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिली। लेकिन अब जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं इसमें मेनली ये है कि लोग जो हैं या जो स्टेट्स हैं वो नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हुए ग्लोबलाइजेशन को निगलेक्ट करते जा रहे हैं डे टू डे। अब कुछ स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक्स जो हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इस ग्लोबलाइजेशन के हवाले से, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहते हैं कि ये जो न्यो लिबरल्स हैं, ये न्यो लिबरल्स एक्चुअल में चीज़ों को एग्जैजुरेट कर रहे हैं। ये जो हाइपर ग्लोबलिस्ट्स हैं ये भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, वरना सूरत हाल इस तरह की नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि किस तरह की सूरत हाल है। फिर फर्दर ये जो स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक्स में भी फर्दर दो तबके बने हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की जो है वो अपोजिशन की है, उसके अपोनेंट गए हैं वो लोग। तो अभी हम ज़रा उन दो को स्टडी करते हैं कि वो दो क्या कहते हैं। उनमें जनाब एक नियो रियलिस्ट्स हैं और दूसरे नियो मार्क्सिस्ट्स हैं। जो नियो रियलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो सेल्फिश हैं, वो सॉलिड हुआ करती हैं, वो हमेशा से अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही मफादात और इन सभी की वो पावर गेम है, वो सिर्फ पावर गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ वो फाइट करते हैं। इन सभी में से किसी को ग्लोबली किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसकी वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि जैसे ये पेरिस अकॉर्ड हुआ था, पेरिस अकॉर्ड में ये बात की गई थी कि जो है वो क्लाइमेट चेंज जो आजकल हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन उससे जो है वो अमेरिका विथड्रॉ कर गया। अब अमेरिका चूँकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो इसलिए इसमें वो किसी तरह की भी किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आना चाहता था, तो इसलिए उसने ग्लोबलाइजेशन को नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। अब इसी तरह से अगर इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनकी फसलात जलती हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा कर रहा है वो। जब उस पर कार्बन टैक्स लगाया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर या डिफरेंट बाकी जितने भी अकॉर्ड्स हुए हैं उनमें, तो इंडिया ने अपना जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आर्ग्यूमेंट दिया है। उसने कहा जनाब कि जब ये नॉर्थ स्टेट्स अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यूके और ये सारी स्टेट्स जो थीं उस वक्त जब ये पावर में आ रही थी, तो उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इनके पास, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में चीज़ों को कंज्यूम किया और उस वक्त भी कार्बन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन जब ये सुपर पावर बन गई हैं, जब ये पावरफुल बन गई हैं, जब इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी इनकी पावरफुल हो गई है, अब उसके बाद जो है ना हम जो क्रम्बलिंग स्टेट्स हैं इकोनॉमी के अंदर या पैरालाइज्ड स्टेट्स हैं इकोनॉमी के सेंस में, तो हम पे इन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना ये चाहते हैं कि अब हमें इस तरह की ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बल्कि नेशनलिज्म की तरफ आना चाहिए ताकि हमारी नेशंस भी आगे से आगे की तरफ प्रमोट कर सकें। अब जनाब इसी तरह से हम आगे ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जो नियो मार्क्सिस्ट हैं ये वही मार्क्सिज्म की थ्योरी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो ब्रॉडनेस आ गई है। जो मार्क्सिज्म था, एक्चुअल मार्क्सिज्म था, वो मार्क्सिज्म ये था, उन्होंने कहा था कि एक किसी भी रियासत के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मजदूर तबके की, वो उस मुल्क का अमीर तबका कर रहा है। अमीर लोग जो है ना वो गरीब लोगों को कुचल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी अगर नहीं वो संभल पा रही तो वो भी सिर्फ इसी उमरा तबके की वजह से है, क्योंकि ये उमरा तबके के पास वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और ज़मीनें सारी उसी के पास हैं, रिसोर्सेज सारे उसी के पास हैं, और ये मज़दूर तबका जो है ये चीप लेबर है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो रहा अपने आप से। तो ये जो नियो मार्क्सिस्ट्स हैं, ये नियो मार्क्सिस्ट थोड़ी सी ब्रॉड टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं जनाब के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ स्टेट का वर्ड इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। नॉर्थ स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं उनको उन्होंने नॉर्थ स्टेट्स कहा है। जो साउथ स्टेट्स हैं उनको उन्होंने ये नाम दिया है कि ये जो है ना ये गरीब ममालिक हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो इस तरह के स्टेट्स को उन्होंने साउथ कंट्रीज़ कहा है। तो ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ स्टेट्स हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं असल में एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये
अमीर अगर हुए हैं तो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है इन साउथ की स्टेट्स को, और वहाँ से रॉ मटेरियल जो है ना वो सारे का सारा लेके अपने पास चले गए हैं। फिर उसकी जो फर्दर मॉडिफिकेशंस की हैं या प्योरीफिकेशन की हैं, जो भी वहाँ पे एक प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस के बाद वही चीज़ उन्होंने क्या करके बेची है, महंगे दामों फिर उन्होंने साउथ को बेची है, जबकि वो सारी की सारी प्रोडक्टिविटी साउथ से ही आई थी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इंडिया कहता है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में से जो ब्रिटिश है उसने 45 ट्रिलियन डॉलर्स का रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से ले गया था ब्रिटिश में, अपने मुल्क में, ग्रेट ब्रिटेन में, और फिर वहाँ से जो है उसने 45 ट्रिलियन डॉलर्स को फिर डबल करके हमसे कमाया था। मतलब वही चीज़ें वो दोबारा जब यहाँ पे बेचता था तो वो फर्दर एक्सप्लॉइट करता था, वो डिप्राइव फील करती थी स्टेट्स। तो अब जो नियो मार्क्सिस्ट्स हैं वो बिल्कुल यही क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी गुर्बत के जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, वो यही डेवलप्ड स्टेट्स हैं। इन्होंने हमें ग्रूम नहीं होने दिया है, इन्होंने हमें डेवलप नहीं होने दिया है, इनके सैंक्शंस ही ख़त्म नहीं होते, इनके जो है ना वो जो रॉ मटेरियल को लेने वाली चीज़ें हैं, वो जो चीप लेबर को लेके जाने वाली हैं, वो जो इंडस्ट्री में एडवांसमेंट है, वो जो इनोवेशंस हैं, वो सारी की सारी इन्होंने अपने पास रख ली हैं, इसलिए इन्होंने हमें डिप्राइव रखा है। ये नियो मार्क्सिस्ट का जो है वो एक आइडिया है। अब फर्दर जो नियो मार्क्सिस्ट्स हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, दूसरी को कहते हैं सोशो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, और तीसरी को वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सोशो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को वो कहते हैं कि जिसमें आपका टूरिज़्म है, एजुकेशनल पर्पस हैं, माइग्रेशंस हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, आइडियाज़ हैं, जेंडर इश्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लोबलाइज्ड हो जाती हैं, इंटरनेशनलाइज्ड हो जाती हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है ना उनसे बेनिफिट ले सकती है। तो ये फैल सकती हैं, इनका ये मेजर एक बेनिफिट है कि अगर ग्लोबलाइजेशन हो जाए तो ये आइडियाज़ फैल सकते हैं। देन है जी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है ये, और आगे है जी इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन है। हम उसको जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपसे वो डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से कि ये जो नियो मार्क्सिस्ट्स हैं इनकी ये थीरी है, उनका ये मानना है कि यही जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं इन्होंने हमें डिप्राइव किया है, और ये रिच हो गई हैं हम हमारा ही माल लेके, हमारे ही दौलत लेके, हमारा ही रॉ मटेरियल लेके, और आज हमें ये आंखें दिखाते हैं, आज हम पे ये सैंक्शंस लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने, वो कहते हैं कि इन्होंने इम्पीरियलिज़म किया है। इम्पीरियलिज़म के बाद इन्होंने कलोनाइज़ किया है लोगों को, और कलोनाइज़ करने के बाद स्टेट्स को, उनसे फिर जो है ना इन्होंने वो सारे का सारा माल जो था उनका वो हड़प करके सीधा का सीधा ब्रिटिश ले गए। ब्रिटिश का मतलब ये है कि जिस स्टेट ने दूसरी स्टेट को जो है ना वो कैप्चर किया, उसके अंदर से रॉ मटेरियल लेके वो चला गया। अब उनमें से वो कहता है कि फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, हॉलैंड है, रशिया है, जापान है, अमेरिका है, ये जो है दे accumulated wealth by imperialism, but modern wealth is a product of hard work, manufacturing, marketing skill and most important free trade। अब ये जो मैंने लास्ट में लाइन एक पढ़ी है आपके सामने कि ये जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, नॉर्थ की स्टेट्स ये कहती हैं कि हम पे जो एलिगेशंस हैं ये सारे के सारे झूठ हैं, ये फैब्रिकेशंस हैं, जस्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हार्डवर्क किया है, हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, हमने फ्री ट्रेड किया है। फ्री ट्रेड करने के बाद हमने जो है देन ये हमारी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर हमने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसके बाद कैपिटलिज्म को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और इसी बिहाफ पे, इन्हीं चीज़ों के बेस पे जो है हम लोग आगे आए हैं। हमने कोई टैरिफ्स नहीं लगाए, हमने नॉन टैरिफ्स ट्रेड की वजह से, फ्री ट्रेड की वजह से हम लोग जो है ये आगे हैं। जिस तरह से एक कोटेशन मुझे याद आ रही है थॉमस जेफरसन की। थॉमस जेफरसन ने ये कहा था दैट द गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट।
जो कम से कम हुकूमत करती है, सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट जो है वो वही हुआ करती है। तो ये लेसे फेयर का कॉन्सेप्ट इन्होंने नॉर्थ वाल ने दिया है और उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए तरक्की की है। जी, आगे अगर हम इसी तरह से चलते हैं तो आइडियाज ऑफ फ्री ट्रेड वाज गिवन बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इन वेल्थ ऑफ द नेशन 1776। ये जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है उसने एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ ऑफ द नेशंस में 1776 में जो पब्लिश हुई थी। और उसने कहा था कि विच एन इनविंसिबल हैंड इज एट वर्क इन द फ्री ट्रेड मार्केट दैट लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्री ट्रेड। जो रियासतें भी फ्री ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हुआ करती हैं वही रियासतें ही हमेशा तरक्की किया करती हैं, वही रियासतें ही हमेशा कामयाबी की मंजिल को तय करती हैं जो रियासतें फ्री ट्रेड करती हैं, लेसे फेयर करती हैं। इसी तरह से हमारे पास ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो है। डेविड रिकार्डो अपनी थ्योरी के अंदर बयान करता है कंपैरेटिव एडवांटेज में। कंपैरेटिव एडवांटेज में वो कहता है कि फ्री ट्रेड जो है वो ज़रूर होना चाहिए और फ्री ट्रेड की वजह से ही ये एक पॉजिटिव सम गेम है जिसकी और इसी तरह का ये व्यू जो है ना, नियो लिबरल्स भी इस बात को यकीन से वो मानते हैं कि फ्री ट्रेड जो है का आइडिया जो है ये ठीक है, होना चाहिए। लेकिन फिर फ्री ट्रेड पे भी ढेर सारे एतराज़ात हुए हैं